हेलो क्लास 7th, आप सभी का इस चैनल पे स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे जो मैथ्स का एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 3 है, इसका इंट्रोडक्शन। ठीक है, चैप्टर का नाम है डेटा हैंडलिंग। डेटा क्या होता है? डेटा मतलब फैक्ट एंड फिगर्स। कोई भी इंफॉर्मेशन जो आपने इकट्ठा करी है वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है, वो नंबर की फॉर्म में हो, वो पिक्चर की फॉर्म में हो, वो सब डेटा है। ठीक है, मतलब किसी भी चीज़ के बारे में जो भी आपने, ठीक है, जानकारियाँ इकट्ठी की हैं फैक्ट और फिगर्स के रूप में, उन सभी को हम डेटा बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम डेटा हैंडलिंग के बारे में पढ़ेंगे, मतलब डेटा को, ठीक है, मैनेज करने के क्या क्या तरीके हैं अपने पास, उनको किस तरह से एनालाइज किया जाएगा, वो सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अब इससे पहले कि मैं ये चैप्टर शुरू करूँ, मैं आपको बता दूँ कि अगर आप साइंस में कोई भी दिक्कत महसूस कर रहे हो, क्लास 7th की साइंस में, ठीक है, तो साइंस के लिए मास्टर कोर्स आपको मिल जाएगा AK स्टडी ऐप पे। प्ले स्टोर से आपको AK स्टडी ऐप डाउनलोड करनी है। ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, आपको साइंस का मास्टर कोर्स मिल जाएगा। ठीक, इसमें मैंने कंप्लीट एनसीईआरटी, ठीक है, एक्सप्लेन की हुई है। जितने भी चैप्टर्स हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं, सभी का एक्सप्लेनेशन आपको बहुत ही आसान तरीके से मिल जाएगा। बेसिक टू एडवांस लेवल पे आपको मैंने ये चैप्टर्स पढ़ाए हुए हैं और ये सभी के सभी लेक्चर्स आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेंगे। ठीक है, इसका प्राइस जो है वो काफ़ी कम है, 299 में आपको कंप्लीट एनसीईआरटी का एक्सप्लेनेशन मिल रहा होगा। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। इस चैप्टर में जो सबसे पहले हमें पढ़ना है वो है अर्थमेटिक मीन किसे कहते हैं। ठीक है, जनरली हम अर्थमेटिक मीन को सिर्फ मीन भी बोल देते हैं, ठीक है, या फिर जनरल लाइफ में हम इसको एवरेज भी बोलते हैं। ठीक, तो किसी भी चीज़ का एवरेज या मीन, ठीक है, ये टर्म आपने बहुत बार यूज़ किया होगा। जैसे अगर आप क्रिकेट देखते हैं तो उसमें आपने बहुत बार ये टर्म देखा होगा कि एवरेज स्कोर इतना है। ठीक, तो मीन या फिर एवरेज हम कैसे निकालते हैं? देखो, इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस को आप डिवाइड कर दो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। कहने का मतलब है जितनी भी ऑब्जर्वेशंस हैं आपके पास जिनका आप मीन निकालना चाहते हो, उन सभी को जोड़ लो, ठीक है ना, और उसको डिवाइड कर दो वो कितनी ऑब्जर्वेशन थी उससे। ठीक, अगर मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊं तो मान लो आपने 3 मैच खेले, ठीक, और तीनों मैच में, या फिर आप यूँ कह लो आपके मान लो 3 टेस्ट हुए, 10 में से आपके मार्क्स आए। पहले टेस्ट में आपके मार्क्स आए 8, दूसरे टेस्ट में आपके 9 नंबर आए, और तीसरे में मान लो आपके 10 आ गए। ठीक, अब अगर आपसे कोई पूछे इन मार्क्स का मीन क्या है या फिर एवरेज क्या है, तो आप क्या करोगे? इन तीनों को ऐड कर दोगे। ऐड करने का मतलब क्या हो गया? ऐड करने का मतलब हो गया आपने सम कर दिया है ऑल ऑब्जर्वेशन का। ठीक, और इनको डिवाइड कर दोगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। कितने टेस्ट दिए आपने? 3 टेस्ट दिए। पहला टेस्ट में इतने नंबर, दूसरे में इतने नंबर, तीसरे में इतने नंबर। तो आपने टोटल 3 टेस्ट दिए हैं, इसलिए यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस का मतलब है नंबर ऑफ टेस्ट। ठीक है, तो कितने दिए हैं? 3। अब इन सबको आप जोड़ लो, 9 और 8 जोड़ोगे 17, 17 में 10 जोड़ोगे 27, तो 27 डिवाइड बाई 3 करोगे, 3 9 जा 27 होता है, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, यानी कि आपका जो एवरेज स्कोर है वो हो जाएगा 9 मार्क्स पर टेस्ट। ठीक है, अब एवरेज का यहाँ पर क्या मतलब है, इसको थोड़ा और गहराई समझ लो। एवरेज का यहाँ ये मतलब है कि अगर आपके तीनों टेस्ट में बराबर बराबर नंबर आए होते तो आपके कितने नंबर आते हर एक टेस्ट में, ताकि आपका टोटल इतना ही रहे। देखो, आपने पहले में 8 नंबर लिए, दूसरे में 9 और तीसरे में 10, इस तरह से आपके टोटल 27 हुए। लेकिन अगर आप हर एक में 9 मार्क्स लाते तब भी आपके 3 टेस्ट में 27 ही होते। ठीक है, तो ये है एवरेज का मतलब। क्लियर हो गई बात? अब देखो, आपकी जो एनसीईआरटी है इसमें एग्जाम्पल नंबर 1 जो है, ठीक है, इसमें हमें एवरेज निकालना है। ठीक है, इसमें बोला गया है कि भाई आशीष नाम का कोई लड़का है जो कि 3 कॉन्जिक्यूटिव डेज में स्टडी करता है। पहले दिन वो 4 घंटे पढ़ता है, दूसरे दिन वो 5 घंटे पढ़ता है, और तीसरे दिन वो 3 घंटे पढ़ता है। इस तरह से टोटल वो, ठीक है, 3 दिन लगातार ऐसे पढ़ता है। अब हमसे पूछा गया है हाउ मैनी आवर्स डज ही स्टडी डेली ऑन एन एवरेज, मतलब हमें उसका एवरेज टाइम बताना है। ठीक है, या फिर आप यूँ कह लो उसका एवरेज स्टडी टाइम बताना है। ठीक है, एवरेज स्टडी टाइम कैसे निकालेंगे? ऊपर, ठीक है, अभी मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा, ठीक है, लेकिन अच्छा रहता है कि आप पहले फॉर्मूला लिखो। आपको यहाँ पे लिखना है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, वो आप लिख लेना। अब देखो, हम क्या करते हैं एवरेज निकालने के लिए या मीन निकालने के लिए? ऊपर सम निकालते हैं। तो वो पहले मैच, मतलब पहले दिन वो 4 घंटे पढ़ा, दूसरे दिन वो 5 घंटे पढ़ा, और तीसरे दिन वो 3 घंटे पढ़ा। तो ये हो गया सम। नीचे क्या आएगा? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब कितने दिन पढ़ा है टोटल, वो 3 दिन पढ़ा है साहब। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया? 4 और 5 9, 9 और 3 12, 12 डिवाइड बाई 3। अच्छा, अगर आप यूनिट भी लिखना चाहते हो तो इतने घंटे पर डे। ठीक है ना,
तो यहाँ से 12 को 3 से डिवाइड करोगे 4 आएगा, यानी कि वो 4 घंटे, ठीक है, यानी कि वो 4 घंटे पर डे पढ़ता है ऑन एन एवरेज। अब जैसे मैंने आपको बताया एवरेज का मीनिंग, कि एवरेज का मतलब है कि अगर वो डेली इतना ही पढ़ता तब भी टोटल इतना ही आना चाहिए था। ठीक है, देखो 5 4 9 3 12 हुआ, लेकिन अगर वो डेली 4 घंटा पढ़ेगा तब भी वो 3 दिन में 4 गुणा में 3 यानी कि 12। ठीक है, इतना क्लियर हो गया आपको, एवरेज निकालना आ गया। ठीक है, अब एक और चीज़ याद रखना, ठीक है, यहाँ मैंने बताया नहीं कि जो मीन है ना, इसका एक सिंबल भी होता है। ठीक है, मीन को हम एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जो ये मीन है इसको हम एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कहीं पर अगर इस तरह से एक्स के ऊपर ऐसे डैश लगा हुआ है या बार लगा हुआ है तो आप समझ जाना कि वो मीन को सूचित कर रहा है या फिर वो मीन को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर हो गई इतनी बात? चलिए ठीक, तो ये एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया। ऐसे ही देखो एग्जाम्पल नंबर 2 है, जो ये एग्जाम्पल नंबर 2 है इसमें क्या बोल रहा है, इसमें कह रहा है ए बैट्समैन स्कोर्ड द फॉलोइंग नंबर्स ऑफ रन्स इन 6 इनिंग। मतलब एक बैट्समैन है, उसने 6 इनिंग में ये और ये इतने इतने रन बनाए हैं। हमसे पूछा गया है कैलकुलेट द मीन, मतलब मीन को कैलकुलेट करो। ठीक है, तो यहाँ पर मीन रन्स, ठीक है, मीन रन्स हमें कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, इसको मैं एक्स बार भी बोल सकता हूँ। ठीक है, ज़्यादा अच्छा रहेगा अगर एक नंबर से ज़्यादा क्वेश्चन है तो आप फॉर्मूला लिखना। ठीक है, यहाँ पे आप लिखोगे सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, ठीक, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो यहाँ पे सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन मतलब सारे रन्स को सम कर दो। ठीक है, पहले मैच में 36 हैं, दूसरे मैच में 35 हैं, फिर 50 हैं, फिर 46 हैं, फिर 60 है, फिर 55 है। ठीक है, और इस तरह से टोटल मैच कितने हैं, देखो टोटल 6 मैचेस हैं क्योंकि उसने 6 इनिंग खेली हैं। इन सभी को आप जोड़ लेना, कितना आएगा ये 282। ठीक है, इन सभी को ऐड करोगे, ठीक है, 30 और 30 60, 60 और 50 110, 110 में 40 जोड़ोगे 150 और 60 210, 210 में 50 जोड़ोगे 260। ठीक है, और ये 5 65 और ये 4, ठीक है, 71 और 5 76 और 6 82। ठीक है, यानी 282 282 रन आएंगे, डिवाइड बाय 6 करना है। ठीक, तो 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, 28 में से 24 कट गया तो 4 बचा होगा, 4 के आगे 2 समझो 42, तो 6 7 जा 42। तो मतलब ऑन एन एवरेज उसके 47 रन्स हैं, 47 रन है पर मैच। ठीक है, अगर वो एवरेज स्कोर की बात की जा रही है तो 47 रन पर मैच। अब बात करते हैं अगले टॉपिक की जो कि है रेंज। ठीक है, रेंज का क्या मतलब होता है, सिंपल सा इसका फॉर्मूला है यहाँ पर देखो। रेंज का मतलब होता है हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन। मतलब हाईएस्ट और लोवेस्ट जो भी आंकड़ा आपको नज़र आ रहा है उनका डिफरेंस निकाल लो। ठीक है, माइनस करके हाईएस्ट में से लोवेस्ट, आपको पता लग जाएगा कि भाई रेंज क्या है। ठीक, जैसे एग्जाम्पल 3 में, ठीक है, जो भी यहाँ पे दिया गया है इसमें हमसे रेंज पूछी है कहीं ना कहीं। पहले क्वेश्चन क्या वो समझ लो, इसमें बोला गया दी एजेस ऑफ 10 एजिस इन ईयर्स ऑफ 10 टीचर्स ऑफ ए स्कूल आर। ठीक है, ये किसी स्कूल के 10 टीचरों की एज दे रखी है ईयर्स में। ठीक है, तो अगर हम फर्स्ट पार्ट की बात करें तो इसमें पूछा गया व्हाट इज़ द एज ऑफ ओल्डेस्ट टीचर एंड द यंगेस्ट टीचर। ठीक है, सबसे ओल्ड एज कितनी है और सबसे यंगेस्ट एज वाला टीचर कौन सा है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, ठीक है, इन सब में 54 ईयर्स सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो जो ओल्डेस्ट टीचर की एज है, ठीक है ना, इसकी वो कितनी हो गई साहब, वो हो गई 54 ईयर्स। ठीक है ना, 54 ईयर्स हो गई। और फिर यंगेस्ट टीचर की अगर मैं बात करूं, ठीक है, यंगेस्ट टीचर सबसे कम एज यहाँ पे आप देखोगे 23 है। ठीक है, 23 से कम और कोई दिख नहीं रहा आपको, तो यानी यंगेस्ट टीचर की एज कितनी हो गई 23 ईयर्स। ये था इसका फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट आपको समझ में आ गया। ठीक, अगर मैं अब बात करूं, ठीक है ना, फर्स्ट पार्ट के बाद इसके सेकंड हिस्से की, तो देखो सेकंड में क्या बोला गया, सेकंड में कह रहा है व्हाट इज़ द रेंज ऑफ एजेस ऑफ द टीचर्स। ठीक है, तो यहाँ से, ठीक है, रेंज की अगर हम बात करें सेकंड पार्ट में, तो रेंज के लिए मैंने क्या बोला कि भैया हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन में से लोएस्ट ऑब्जर्वेशन को माइनस कर दो। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से अभी हमने देखा कि हाईएस्ट कितना है 54 माइनस लोएस्ट कितना है 23।
ठीक है, इसको माइनस करोगे 5 में से 4 में से 3 गया 1, 5 में से 2 गया 3, ठीक है, यानी कि 31 ईयर्स रेंज है। क्लियर हो गई बात। थर्ड पार्ट में क्या पूछ रहा है, थर्ड पार्ट में कह रहा है व्हाट इज़ द मीन एज ऑफ दिस टीचर्स। ठीक है, अब जो ये मीन निकालना है, ठीक, ये आपका काम है। ठीक है, अभी मीन आपको समझ में आ गया, मैंने 2 क्वेश्चन करा दिए थे। मीन के लिए आप क्या करोगे, इन सभी को ऐड करोगे और डिवाइड कर दोगे 10 से, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टीचर्स कितने हैं, 10 है। ठीक है, इतना आप कर लेना। अब बात करते हैं मोड की। ठीक है, मोड क्या होता है, मोड इज द ऑब्जर्वेशन या फिर ऑब्जर्वेशंस विच अकर्स मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। मतलब वो ऑब्जर्वेशन या एक से ज़्यादा ऑब्जर्वेशन भी हो सकती हैं जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम आए, उसी को हम मोड बोलते हैं, यानी सबसे ज़्यादा बार आने वाला आंकड़ा, ठीक है, मोड कहलाता है। जैसे मान लो आपने 10 मैच खेले, ठीक है, और ज़्यादातर आप, ठीक है, 10 मैचों में ज़्यादातर आप मान लो 35 रन पे आउट हुए ज़्यादातर मैचों में, ठीक, तो वहाँ पे मोड क्या हो जाएगा, 35। मतलब जो आंकड़ा सबसे ज़्यादा बार नज़र आ रहा है उसी को हम मोड बोलेंगे। ठीक, एग्जाम्पल 4 देखो, इसमें कह रहा है फाइंड द मोड ऑफ द गिवन सेट ऑफ नंबर्स। ठीक है, ये कुछ नंबर्स गिवन है, इनमें हमें मोड निकालना है। सबसे ज़्यादा बार कौन आ रहा है, देखो एक कितनी बार आया है, देखो यहाँ पर 1 बार, 2 बार, 3 बार। ठीक है, 1 दिख रहा है 3 बार, ठीक है, 2 1 बार आया है, 2 बार आया है, 3 बार आया है, 4 बार, 2 4 बार दिख रहा है, और कोई आंकड़ा नहीं है जो 4 बार आया हो। तो यानी कि यहाँ पे मोड जो है वो हो जाएगा 2, क्योंकि 2 मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम आ रहा है। ठीक है, 4 बार आ रहा है 2, और कोई ऐसा आंकड़ा नहीं दिख रहा हमें जो 4 बार आया हो। ठीक है, तो ये मोड हो गया। अच्छा, थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या कहा कि एक से ज़्यादा भी मोड हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। जैसे देखो, किसी ने, ठीक है, कुछ टेस्ट दिए, 10 में से नंबर आ रहे हैं उसके, 10 में से मान लो 5 आए पहले टेस्ट में, दूसरे में 5 आए, और तीसरे में मान लो 4 आ गए, फिर 5 आ गए, फिर 6 आ गए, फिर 6 आ गए, फिर 6 आ गए। ठीक है, ऐसे आए हैं। अब हमसे मोड पूछा है। ठीक है, उसने जो भी टेस्ट दिए, देखो 6 3 बार आया है, लेकिन 5 भी 3 बार ही आया है, तो यहाँ पे मोड 6 भी होगा और 5 भी होगा, इतना याद रखना। इसलिए मोड एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। क्लियर हो गई बात। चलो आगे चलते हैं। अब देखो जो अगला एग्जाम्पल है, यानी एग्जाम्पल नंबर 5, ये भी मोड के ऊपर ही है। यहाँ पे हमसे बोला गया फॉलोइंग आर दी मार्जिन्स ऑफ विक्ट्री इन फुटबॉल मैचेस ऑफ ए लीग, फाइंड दी मोड ऑफ दिस डेटा। ठीक है, ये मार्जिन्स ऑफ विक्ट्री है। ठीक है, फुटबॉल मैच में यानी कितने गोल के मार्जिन से मैच जीता। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इनका मोड निकालना है। ठीक है, तो अब ऐसे जब आंकड़ा बहुत बड़ा होता है तो कन्फ्यूज होता है कई बार कि यार इसको हम कैसे गिने बार बार। ठीक है ना, हो सकता है कोई गलती भी हो जाए। तो इसलिए जब आंकड़े ऐसे बड़े हों, ठीक है, तब हम टैली मार्क्स वाली टेबल बना के फिर इसको करते हैं। ठीक है, उसको बनाने का क्या तरीका होता है वो समझा दूँ मैं पहले आपको। ठीक है, देखो जो एग्जाम्पल नंबर 5 था, ठीक है ना, यहाँ पे पीछे, ठीक, ये वाला, इसी को मैंने यहाँ पे उतारा हुआ है। अब यहाँ पर ये मार्जिन्स दिए गए, तो जो टेबल हम बनाएंगे उसमें पहली हेडिंग रहेगी मार्जिन्स ऑफ विक्ट्री। अब मार्जिन्स ऑफ विक्ट्री के नीचे ये जो नंबर लिखे हैं ना, ये कौन से नंबर होंगे, देखो यहाँ पर जो मार्जिन्स ऑफ विक्ट्री है वो देखो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, या तो इसमें कहीं 1 दिख रहा है, या 2 दिख रहा है, या 3 4 5 6, इसके अलावा और कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो यहाँ पे आप 1 2 3 4 5 6 ये सारी चीज़ें लिख दोगे। क्लियर हो गई इतनी बात। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद यहाँ पे हम बनाएंगे टैली मार्क्स या टैली बार्स, और यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ मैचेस। अगर ये मैचेस की बात हो रही है, कोई और चीज़ होती है तो हम वो लिखते, कुछ ना समझ में आए तो आप फ्रीक्वेंसी लिख देना। क्लियर हो गई बात। ठीक, अब हम ये बनाते कैसे हैं, देखो यहाँ पर जो भी नंबर आपको यहाँ से चालू करो, शुरू करो, और जो भी नंबर आपको मिले उसको यहाँ से, उसके बदले में उसके आगे कट लगाते हैं। जैसे हमें 1 मिला तो 1 के आगे यहाँ पर एक कट लगा देंगे, फिर यहाँ पे 3 मिला तो 3 के आगे एक कट लगा देंगे, फिर यहाँ पे 2 5 1 है तो पहले 2, फिर 5 के आगे और फिर 1 के आगे, फिर यहाँ पे 4 6 2 है तो यहाँ पे 4 6 फिर 2 के आगे, फिर यहाँ पे 5 है तो ये 5 के आगे, फिर 1 2 3 बार 2 है। ठीक है, तो 1 2, ये टोटल 4 हो गए। पाँचवा आप ऐसे मत लगाना, बल्कि पाँचवा इस तरह से लगेगा, ताकि बाद में 5 5 का ग्रुप रहे तो गिनने में आसानी हो। ठीक है, फिर 4 1 2 है तो यहाँ से 4 के आगे एक कट लगा, 1 के आगे एक कट लगा, 2 के आगे एक कट लगा। ठीक, फिर कितना है, 3 1 1 है तो यहाँ पे 3 के आगे एक कट लगेगा, 1 के आगे एक कट लगेगा, फिर 1 है यानी कि पाँचवा कट ऐसे लगेगा। फिर 2 3 2 है तो यहाँ से 2 फिर 3 फिर 2, फिर यहाँ से 6 4 3 है
तो पहले 6 के आगे एक कट, फिर 4 के आगे एक कट, फिर 3 के आगे एक कट, फिर 2 है, ठीक, और फिर 1 1 है, तो यहाँ से 2 के आगे एक कट, फिर 1 1, उसके बाद 4 2 है, तो यहाँ से 4 और फिर 2, तो 2 के 4 हो चुके हैं, 5 वैसे लगाना, फिर 1, ठीक है, तो 1 यहाँ लग गया, फिर 5 5 यहाँ लग गया, फिर 3 3 है, तो यहाँ से 3 और 3, फिर 2 3 2 है, तो यहाँ से आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 3 और यहाँ आ जाएगा फिर से 2, फिर 4 2 है, तो यहाँ से 4 और ये हो गया 2, फिर 1 2 है, तो यहाँ हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2। ठीक है, सारा क्लियर है। अब आपको क्या करना होता है, यहाँ पर आपको सारी चीज़ें काउंट करके लिख देनी होती हैं कि कौन कितना कितना आया। ठीक है, तो यहाँ से देखो ये टोटल कितना है, 5 का ग्रुप है 5 और ये 4, तो 5 और 4 कितने हुए साहब, 9, तो ये आ गया 9। ये कितने हैं देखो, 5 5 10 और 4 14, ठीक, तो ये हो गया 14। यहाँ पर कितने हुए, 5 और 2 7, तो यहाँ लिख दो 7। ये कितने हो गए 5, ये कितने हो गए 3, ये कितने हो गए 2, इन सबको जोड़ोगे, ठीक है, 14 और 9 23 और 7 30 और 5 35 और 3 और 2 5, यानी 40, 35 और 5, ठीक है, टोटल 40 हो गए। हमसे मोड पूछा था, मोड मतलब जो सबसे ज़्यादा बार आया, तो सबसे ज़्यादा बार देखो, ये देखो सबसे ज़्यादा यही तो दिख रहा है, कितनी बार, 14 बार। कौन आया है, 2, तो मोड क्या हो जाएगा 2, तो इस केस में सबसे ज़्यादा बार 2 आया है, 14 बार, इसीलिए मोड 2 हो जाएगा। क्लियर हो गई बात, ठीक है। चलो आगे चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 पे। ठीक है, ये जो एग्जाम्पल है, ठीक है ना, इसमें कह रहा है मोड ऑफ नंबर्स बता दो। ठीक है, देखो 2 कितनी बार आया है, 3 बार यहाँ दिख रहा है, ठीक है, यानी कि जो 2 आया है, ठीक है, वो कितनी बार है, 1 2 3 बार। ठीक है, 3 कितनी बार है, ये 3 2 बार है। ठीक है, टेबल नहीं बना रहा, ऐसे ही मैं रफली कर ले रहा हूँ, 3 2 बार है। ठीक है, 5 3 बार है, 5 भी देखो 3 टाइम्स है। ठीक है, 4 जो है, ठीक है, 1 बार यहाँ है और कहीं नहीं दिख रहा। हालांकि अब आगे मैं बनाऊँ भी ना, तो मुझे इतना पता लग रहा है कि भाई 2 3 बार आ रहा है और 5 3 बार आ रहा है, क्योंकि छोटा सा आंकड़ा, इसमें टेबल बनाने की जरूरत है नहीं। ठीक है, और तो कोई ऐसा है नहीं जो इनसे ज़्यादा बार आए। ठीक है, तो ये सब बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये तो जस्ट ऐसे ही मैं समझा रहा था आपको। ठीक, जैसे ही आपको पता लग जाए 1 नंबर का सवाल हो, आप सीधा आंसर लिखो, आगे बढ़ो। 1 नंबर से ज़्यादा हो तब देखा जाएगा। ठीक है, पर यहाँ पर जो मोड है ना, वो कौन कौन है, मोड देखो 2 लोग हैं, 2 एंड 5, दोनों ही मोड है, क्योंकि दोनों ही बराबर बराबर बार आए हैं और सबसे ज़्यादा बार आए हैं। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अगला है मीडियन। ठीक है, मीडियन क्या होता है, यहाँ पे पहले पढ़ देता हूँ मैं। मीडियन रेफर्स टू द वैल्यू विच लाइज इन द मिडल ऑफ द डेटा। ठीक है, व्हेन वी अरेंज्ड इन एन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, यानी घटते क्रम या बढ़ते क्रम में जब आप डेटा को लगा दो, फिर जो सबसे बीचों बीच वैल्यू आती है उसी को हम मीडियन बोलते हैं। ठीक है, याद रखना, जैसे मान लो, ठीक है, यहाँ पे पहला आंकड़ा हो, यहाँ पे दूसरा आंकड़ा हो, यहाँ पे तीसरा आंकड़ा हो, यहाँ पे चौथा हो, यहाँ पांचवा हो। ठीक है, और मान लो ये बढ़ते या घटते क्रम में हमने लगा दिए, ऐसा मान के चलो। अगर ये आंकड़ों की संख्या ऑड है, विषम है, यानी कि जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 आंकड़े हैं, तब तो हम बीच वाला आसानी से ढूंढ सकते हैं। भाई 2 लोगों को इधर से हटा दो, 2 लोगों को इधर से हटा दो, बीच में कौन बच गया, ये वाला आंकड़ा मीडियन हो जाएगा। लेकिन सोचो कि अगर ये आंकड़े 5 की जगह 6 होते हैं, तो अगर हम 2 को इधर से हटाएंगे और 2 को इधर से हटाएंगे, तब तो बीच में 2 लोग बच रहे हैं। और अगर हम 3 को इधर से हटा देंगे, 3 को इधर से हटा देंगे, बीच में कुछ बच ही नहीं रहा है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, ठीक है, जो ये बीच वाले दोनों हैं, ठीक है ना, इनको और इनको हटाने के बाद इनको जोड़ के आधा कर देते हैं। हालांकि जब ये आंकड़े इवन होंगे, वो वाला भी आपके सिलेबस में है नहीं, ठीक है, इसलिए मैं पढ़ा भी नहीं रहा। ठीक है, अभी आपके सिलेबस में क्या है, जब आंकड़ों की संख्या विषम होगी, यानी कि बीच में कोई एक ही वैल्यू बचेगी, वही वाला आपके में। ठीक है, तो जब आंकड़ों की संख्या विषम हो, ठीक है, आंकड़ों की संख्या मान लो n है, विषम है, ठीक है, तो उसमें 1 जोड़ो और आधा कर दो, जौन सा आएगा वही हो जाएगा। जैसे यहाँ टोटल 1 2 3 4 5 है, तो 5 प्लस में 1 किया डिवाइड बाई 2, तो 5 और 1 6 होता है, 6 डिवाइड बाई 2 यानी थर्ड आंकड़ा जो भी रहेगा, ठीक है, देख लो तीसरा आंकड़ा, 2 इधर से हटाओगे 2 इधर से हटाओगे, कौन आएगा, तीसरा आंकड़ा ही मीडियन हो जाएगा। ठीक, अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आया तो मैं आपको ये करके दिखाता हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पे, ठीक है,
यहाँ पर क्या है, हमें मिडेन निकालना है। तो पहले इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर लिख लो। तो मैं यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर लिख रहा हूँ, आप कोई भी ऑर्डर लिखो आंसर सेम आता है, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग के लिए सबसे पहले सबसे छोटा आंकड़ा, सबसे छोटा क्या है 17, तो मैंने यहाँ लिख दिया 17। उससे बड़ा क्या है साहब 18, तो यहाँ लिख दिया 18। उससे बड़ा, ठीक है, 17 18 के बाद 24, तो यहाँ लिख दिया 24। उसके बाद है 25, तो यहाँ लिख दिया 25। उसके बाद है 35, तो यहाँ लिख दिया 35। और सब उसके बाद क्या है 36, तो यहाँ लिख दिया 36। सबसे बड़ा क्या है 46, ठीक है। तो देखो मिडेन कौन सा आंकड़ा होगा, मिडेन जो होगा वो देखो यहाँ पे टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो जो मिडेन होगा वो होगा 7 + 1 डिवाइड बाई 2th टर्म, यानी कि 7 और 1 8, 8 को 2 से भाग करोगे यानी चौथा टर्म, फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म कौन सी है गिन लो, ठीक है। जो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है इसमें से देखना है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ठीक है। जो फोर्थ टर्म है वो आ गया 25, तो 25 ही हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, मिडेन। क्लियर हो गई बात, ठीक है। वैसे तो ये छोटा छोटा चीज़ें आपकी लाइफ में, मतलब को क्लास 7th में आएगा, बहुत छोटे छोटे आंकड़े। तो आप ऐसे भी कह दो यार कि बीच वाले तो ढूंढना है, 3 इधर से हटा देता हूँ 3 इधर से हटा देता हूँ, बीच में कौन बच रहा है 25। आप डायरेक्ट ऐसे करके भी 25 लिख सकते हो। लेकिन ये जो बीच वाली ही चीज़ चुननी है आपको, ये तभी चुनना है जब आपने इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया है। अगर आप यहाँ से देखने चले गए, ठीक है, अगर आप मान लो जल्दीबाजी में थे, आपने ध्यान नहीं दिया और बिना इनको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाए यहाँ सोच रहे हो कि 3 यहाँ से हटा दूँ 3 यहाँ से हटा दूँ और ये मिडियन हो जाएगा, तो वो गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। ऐसा मत करना, पहले क्या करना इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा लेना, ठीक है। उसके बाद बीच वाली चीज़ सेलेक्ट करना, ठीक है। 7th में अलाउड है, अगर आपको ये चीज़ें नहीं लिखनी है, आप देखो बीच वाला आंकड़ा क्या है, डायरेक्ट लिख दो यहाँ पर आंसर। क्लियर हो गई बात, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। तो मैं आपको फिर से बता दूं कि अगर आपको साइंस में कोई भी दिक्कत है तो आप साइंस का मास्टर कोर्स ले सकते हो। इसके लिए आपको प्ले स्टोर से AK स्टडी ऐप डाउनलोड करना है। तो जल्दी ही मिलेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।